Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from Edge IAS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 29th April. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपनी यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आज, टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, वो एनएचआरसी का अराउंड डिस्कशन रहेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि हमारे देश की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके आसपास का एक डिस्कशन होगा। ठीक है। फिर दूसरा है, उस पे हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिए हैं, मेंस के क्वेश्चन भी लिए हैं। फिर दूसरा टॉपिक है टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। आरबीआई ने जो अपने रिपोर्ट में कहा है क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से दर्शाया है, क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी में, उसके पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और हमारे लिए इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। ओके। एंड द थर्ड आर्टिकल इज इंडिया का इंपोर्ट चाइना से और ज्यादा बढ़ गया है। $101 बिलियन का इंपोर्ट हो गया है। तो हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उस पर बात की जाएगी। एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे विल बी द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ इजराइल ईरान क्राइसिस। इट विल बी अबाउट ईरान, उसका क्या सिचुएशन है वहां पे, और ईरान किस तरीके से एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है वेस्ट एशिया में, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। एंड द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद NHRC accreditation status faces review test this week after being on hold in 2023। मतलब जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक रिव्यू फेस करने जा रहा है। किसका रिव्यू फेस करने जा रहा है? GNHARI का। ये क्या है भाई? ये जो है, ये है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, GANHRI। GANHRI, ये जो है, ये पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं उन सब की ह्यूमन राइट कमीशंस का एक ग्लोबल एसोसिएशन। इस इसी का रिव्यू फेस करने जा रहा है इंडिया। अब पूरी बात क्या हुई है, क्यों रिव्यू फेस करने जा रहे हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है। और ये रिव्यू फेस करने जा रहा है वो कहाँ पे? जेनेवा में। अब देखिए, जो भी देश में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ NHRC है, वैसे पूरे दुनिया में ना हर एक देश का एक एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। और ये सारे ह्यूमन राइट कमीशन का एक ग्लोबल लेवल पे GAHN आ रही है, जो ग्लोबल अलायंस। ओके। और UNHRC तो वो अलग चीज है। UNHRC एक अलग चीज, वो UN का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो है वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। इन लोगों का कैसा कहना था, बीच में क्या बात हुई थी कि NHRC की जो रेटिंग थी उसको होल्ड पे डाल दिया गया था। अब ये रेटिंग क्या होती है कि जितने भी ये ह्यूमन राइट कमीशन पूरे वर्ल्ड के हैं, इन सबको रेटिंग मिलती है ABC ऐसे का, कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, वहां पे उस देश में ह्यूमन राइट्स को कितने अच्छे से वहां की ह्यूमन राइट कमीशन फॉलो करवा पा रही है, उसके बेसिस पे उनको रेटिंग्स मिलती है। तो हमारी जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके रेटिंग को 2023 में होल्ड पे डाल दिया गया। क्या कह के? कि हमारा जो है ह्यूमन राइट कमीशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसका कंपोजिशन का प्रोसीजर सही नहीं है, वो पुलिस पर्सनल को अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करता है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है वहां पे, सारे जेंडर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया गया था। अब ये देखिए, मतलब इन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे जेंडर बायस है, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक वैसा देश जहाँ पे अ, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, यहाँ पे आप सभी को कोशिश कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन देने की, जो कि और ज्यादा होनी भी चाहिए। बट इन लोगों का एक वेस्ट का एक नैरेटिव हमेशा इंडिया के खिलाफ रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज का। एक हमेशा ही ये लोग नैरेटिव बनाते हैं इंडिया के खिलाफ, कि किस तरीके से इंडिया को छोटी छोटी चीजों में हम लोग फंसा के रखें, ताकि ये अपने वॉइस को स्ट्रांग ना कर पाए। बिकॉज अगर इंडिया अपने वॉइस को स्ट्रांग करेगा तो उससे नुकसान वेस्ट का ही ज्यादा होता है। क्योंकि फिर इंडिया स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी इंडिया की उनके ऊपर। तो खैर, वो तो अलग की बात हो गई, हम लोग फिलहाल इस टॉपिक से स्टिक करते हैं। तो ये बात हुई कि
जो GNHRI है वो 1 तारीख को इस पे रिव्यू करेगा। और जो अभी चेयरमैन है हमारे NHRC के, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अरुण कुमार मिश्रा सर, ये जेनेवा गए थे। इन्होंने वहां पे जाके चीजों को देखा है, और आगे ये, और प्लस हमारे बाकी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो लोग जाएंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, या कैसे लॉबिंग की जा सकती है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में हमेशा लॉबिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू होती है लॉबिंग की। क्योंकि जितने भी देश हैं, लगभग 112 देशों का शायद ऑर्गेनाइजेशन, या 117 का है, ठीक है, उन सारे देशों के साथ आपके कैसे रिलेशन है इंडिया के, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी रेटिंग के लिए। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं वो इस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और इस इन्वॉल्वमेंट के चलते आगे के प्रोसीजर में वो लोग हमारी हेल्प करेंगे। ओके। तो वो सारी चीजों पे काम बैक एंड पे चल रहा है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना। जो हमारी ए रेटिंग, हमें 1919 में हम लोग रिकॉग्नाइज हुए थे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, GNHRI के अंडर में। और ए रैंकिंग हमें 2006 और 2011 में मिली थी। बट 2016 में इसको डिफर कर दिया गया, 2016 से ए रैंकिंग हमारे पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण दिया गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएचआरसी जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्वॉल्व्स द पुलिस पर्सनल, पुलिस वालों को इन्वॉल्व करती है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ NHRC। मतलब आप पुलिस वालों को इन्वॉल्व करते हो, और पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो पाती है आसानी से, या फिर उन लोगों का एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ऐसा कहना है GNHRI। उसके रिस्पॉन्स में NHRC ने कहा कि सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं हैं, वहाँ सेक्रेटरी जनरल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, CEO हैं, NHRC के जो फॉर्मर मेंबर्स हैं या NHRC के बाकी मेंबर्स हैं वो लोग भी हैं। और पुलिस ऑफिसर्स को ऐड किया जाता है इफेक्टिवनेस बढ़ाने के, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ग्राउंड रियलिटी को ज्यादा बेहतर समझते हैं। ओके। ये चीज हमारा स्टैंड है, हमारे NHRC का स्टैंड। और हमारा ये भी कहना है कि नहीं, हम लोग ए ग्रेड जो है अपना वापस से क्लेम कर लेंगे, हमें ए ग्रेड वापस से मिल जाएगा। क्योंकि वेस्ट जो है, इंडिया के साथ ना वेस्ट का एक अजीब सा रिलेशन है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान से देखोगे, तो वो इंडिया को हमेशा एक ऐसा टूल बना के रखना चाहता है, जो टूल्स को साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको काउंटर करने, उनको न्यूट्रलाइज करने में इंडिया का वो लोग हेल्प लेना चाहते हैं, चाइना को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प लेना चाहते हैं। बट इंडिया को उतना ग्रो भी नहीं करने देना चाहते हैं ताकि इंडिया उनसे आगे निकल जाए, अपनी मोनोपोली भी बनाए रखना चाहते हैं। ये एक चीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट के साथ, ये बहुत गंदा कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। ओके। ये चाहे, मैं गवर्नमेंट परस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट, ये चीज हमेशा से उन देशों की। ओके। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और ये सारी बातों का कह दें। अभी रिसेंटली जैसे इसी से रिलेटेड एक बात है, कि बहुत सारे फॉरेन एनजीओ जो थे, जिनको PMLA के थ्रू हमारे यहाँ बैन किया गया, क्योंकि इनको टेरर फंडिंग में, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट था, ऐसा NIA की रिपोर्ट आई थी। तो बहुत सारे एनजीओ को, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज को हमारे यहाँ पे बैन किया गया। तो उसका भी एक गुस्सा इन लोगों के अंदर में इस चीज का हो सकता है। ठीक है, कि आप कैसे हमारी चीजों को बैन कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, क्योंकि वो उनका बैक एंड ऑर्गेनाइजेशन था, जिसपे हमने एक एक्शन ले लिया। एक ये भी चीज हो सकती है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ये यहाँ इस पेपर में नहीं, इस पेपर में जो बात लिखी है उसके अलावा बात। ठीक है। तो अब ये सारी बात जो है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है भारत में, किसने किसने कहा? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा, सिविक अस ने कहा कि सिविल सोसाइटी पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, ये कह रहे हैं सिविल सोसाइटी पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ते जा रहा है, और हमारे यहाँ हर रोज किसी ना किसी चीज का प्रोटेस्ट ही चलते रहता है। अब इतना रिस्ट्रिक्शन होता तो इतने सारे प्रोटेस्ट कैसे चलते, ये मेरी समझ में नहीं आ। बट खैर, इनका यही कहना है कि बहुत ज्यादा उन पे लगाम लगाई गई है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो। ओके। और US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कुछ दिनों पहले यही कहा था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जिसका इंडिया ने
मतलब विरोध दर्ज करवाया। तो मेजरली यही बात। बट हमारे लिए इनमें से कोई भी बात इंपॉर्टेंट बेसिकली नहीं है। ठीक है। हमें बस थोड़ा सा GNHRI के बारे में जानना है, उसके अलावा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज वो है अबाउट NHRC। NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी स्टैट्यूट से आई। स्टैट्यूट मतलब जो किसी एक्ट से आई, जिसको पावर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दे रहा हो, उस बॉडी को हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी का। और जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, established on 12th October 1993 under Protection of Human Right Act 1993। इस एक्ट के थ्रू उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और आगे चल के दो बार अमेंडमेंट हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट 2006 और ह्यूमन राइट अमेंडमेंट 2019। दो बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। एंड इट वाज established इन द कंफर्मिटी ऑफ पेरिस प्रिंसिपल। पेरिस प्रिंसिपल की कंफर्मिटी में इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो MCQ क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जिनेवा कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया, तो आप कहेंगे नहीं, पेरिस प्रिंसिपल के लिए किया गया। ओके। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? एक चेयरपर्सन होंगे, 5 फुल टाइम मेंबर होंगे और 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे। और जो चेयरमैन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम, ये इसके चेयरमैन हो सकते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक 6 मेंबर्ड कमेटी करेगी। वो कमेटी में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये चीज याद रखना है। अगर कॉम्पोजिशन आपसे कोई पूछा जाता है किसी जगह पे और ऑप्शन में आपको दिखता है वाइस प्रेसिडेंट, या आपको एक स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट दिख रहा है, तो आपको उसको गलत करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके। एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम। ये लोग जो है इसके रिकमेंडेशन में होते हैं, और इनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ओके। और चेयरमैन जो है वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या 70 साल के लिए। मतलब या तो वो 3 इयर्स के लिए करेंगे या फिर 70 इयर्स ऑफ एज के लिए करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। मतलब उन्होंने अगर 68 पे ज्वाइन किया और 70 एज हो गई तो 2 साल में ही रिटायर हो गया। ये नहीं कि वो 71 तक जाए। और मान लीजिए उन्होंने अगर 67 पे 66 पे ज्वाइन किया, तो ये नहीं कि 70 तक जाना ही है, वो 69 पे भी रिटायर हो सकते हैं। तो 3 इयर्स एंड 7। और इसका रोल क्या क्या है? तो इसका रोल है कि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, मीन्स इट इज अ काशी जुडिशियल बॉडी। ये काशी जुडिशियल बॉडी है। इट कैन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। ओके। एंड इट कैन ओनली इन्वेस्टिगेट इन द मैटर्स विच इज विद इन 1 ईयर ऑफ द। ये बात याद रखनी जरूरी है। ऑप्शन में आपको दे देगा कि 10 इयर्स या नो टाइम लिमिट, वो गलत है। 1 साल पहले ही जो हुई हो, मतलब आज 29 अप्रैल 2024 है, तो 28 अप्रैल 2023 के पहले के मामलों को अभी शुरू नहीं कर सकता है नीचे। ओके। और इसका जो नेचर है वो रिकमेंडेटरी इन नेचर है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। कोई कह दे कि NHRC का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, जी नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है। ओके। अब इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इसी के आसपास में, तो हम लोग देखते हैं क्या है। Other than fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and provision of Universal Declaration of Human Rights 1948? कहाँ कहाँ दिखाया गया है कि हम लोग ह्यूमन राइट को मानते हैं? प्रियम्बल में, DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट्स के अलावा कहाँ कहाँ दिखा? तो इन तीनों में दिखाया गया है फंडामेंटल राइट्स के अलावा। आंसर विल बी डी। ओके। ये 2020 में पूछा गया था। और क्या है, 2011 में क्या पूछा गया है कि
consider the following: right to education, right to equal access to public service, and right to food. Which of the following are human rights under Universal Declaration of Human Rights? तो राइट टू एजुकेशन भी ह्यूमन राइट है, पब्लिक सर्विस और फूड तीनों ह्यूमन। और 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, ये भी ह्यूमन राइट में ही था, कि थ्रू ह्यूमन राइट कमीशन though human right commission have contributed immensely in the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyze their structural and practical limitations, suggest remedial measures. तो सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन को लिखना है तो इंट्रोडक्शन में एनएचआरसी का फॉर्मेशन और कौन सा इंस्टीट्यूट से हुआ था ये बात लिख देंगे। फिर एक एग्जाम्पल आप न्यूज का दे सकते हैं कि अभी 2023 में हमारे ऊपर, अगर ये 2023 के प्रोस्पेक्टिव से लिखा जाए तो, कि हमारा जो एक्रेडिशन है उस पर सस्पेंशन लगा दिया गया। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, कि जो उसका स्टाफ मेंबर है वो लिमिटेड है, उसका नेचर जो है वो रिकमेंडेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव ही मोस्टली है इसके जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को कमिटी में, अपॉइंटमेंट या कमिटी में, ये सारे उसके प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं आप। 1 साल तक की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और सॉल्यूशंस में ये दिया जा सकता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, इसको फंडिंग अच्छी मिले, स्टाफ ज्यादा मिले, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सकता है। हम लोग अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट जब करेंगे मेंस के टाइम पे, तो उस समय आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, विच इज टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। द आरबीआई मस्ट assess the impact of climate change on economic stability। आरबीआई को एसेस करना चाहिए क्या कि क्लाइमेट चेंज का रोल इकोनॉमिक स्टैबिलिटी। अभी ये हमारे एडिटर सर ने लिखा हो इस न्यूज़पेपर। एडिटर सर का क्या कहना है कि आरबीआई की जो भी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से जो वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और क्लाइमेट शॉक्स पहली बार कंसीडर किया, यह बहुत अच्छा स्टेप। एंड नॉट ओनली इट अफेक्ट्स फूड इन्फ्लेशन, बट इट विल इम्पैक्ट द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, इसके चलते सिर्फ फूड इम्प्लीकेशन नहीं है, और भी चीजों पे असर पड़ेगा। ठीक है, जब गर्मी बढ़ेगी तो आप बिजली का इस्तेमाल भी ज्यादा करोगे, पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा करोगे, तो इवेंचुअली वो एक इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट बनता है उस चीज के चलते। इसीलिए आरबीआई की इस रिपोर्ट में इस चीज पर फोकस किया गया है। ठीक है, और आरबीआई का क्या कहना है कि वी हैव टू गेन द मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम द इनपुट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू चेक द इन्फ्लेशन। हमें महंगाई रोकने के लिए अपने इनपुट तो आउटपुट रेशियो को बढ़ाना होगा, मतलब अपना आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्लाइमेट को एक सेंटर में लेकर चलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, अभी क्लाइमेट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट भी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में भी आप चीजों को सोच सकते हैं। और ये रिपोर्ट मेंशन क्या करती है कि न्यू केनेशियन मॉडल जो इनकॉर्पोरेट करता है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क डैमेज फंक्शन, मतलब फिजिकल क्लाइमेट का, फिजिकल प्रोस्पेक्टिव पे चीजों के क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ता है, ये न्यू कैनेशियन मॉडल को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हम अपने आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा अगर मेंस में आंसर लिखना हो, कि वी कैन यूज न्यू कैनेशियन मॉडल। ठीक है, न्यू कैनेशियन मॉडल को आप देख लेंगे। न्यू कैनेशियन मॉडल क्या है, कि द यूज ऑफ फिजिकल क्लाइमेट रिस्क डैमेज, तो हम लोग फंक्शन के तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेटिंग द फिजिकल क्लाइमेट रिस्क फंक्शंस। क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हमें अपने स्ट्रेटेजी में इनकलकेट करना है। ओके, इस चीज को हमें करना होगा। और क्या कहना है कि आरबीआई ने कहा है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटपुट लोअर हो सकता है 9% बाई 2050 इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसी। अगर हमने कोई क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की तो हमारे इकोनॉमिक आउटपुट में 9% तक डिक्रीमेंट हो सकता
9% घट जाएगा हमारा क्लाइमेट, एंड दैट इज ह्यूज। और ये 2050 तक हो जाएगा, मतलब आने वाले 25-26 साल में 9% हमारे आउटपुट में गिरावट सिर्फ क्लाइमेट चेंज के चलते हो। ये बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए हमें इन्फ्लेशन को डी एंकर कर, और इसके चलते हमारा इन्फ्लेशन डी एंकर हो जाएगा। डी एंकर होने का मतलब क्या है? एंकर क्या होता है? एंकर किसी शिप का जो एंकर होता है, एक सेकंड में, मतलब वो आपने एंकर देखा होगा ना, ऐसे करके जो होता है एंकर शिप्स में, ये शिप में डालते हैं शिप को रोकने के लिए। इसी तरीके से यहाँ डी एंकरिंग इन्फ्लेशन मतलब हो गया कि एंकर जो है वो इन्फ्लेशन को पहले रोक रहा था, बट अगर 9% से हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा आउटपुट का, तो इन्फ्लेशन डी एंकर हो जाएगा, मतलब वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसको रोक पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। और 2022 में जो आरबीआई का डिस्कशन पेपर है, क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, उसमें भी आरबीआई ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी की बात की थी। और ये बात कही थी कि वी नीड $17 ट्रिलियन टिल 2070। 2070 तक हमें $17 ट्रिलियन चाहिए, तब जाके हम नॉन जीरो कार्बन इमिशन वाला अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने यूरोप के साथ और बाकी देशों के साथ रिश्तों को सुधारना होगा, और उसमें यूरोपियन नेशंस की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। ओके। और हमें एशियान से सीखना चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एशियान रीजन, where layered green taxonomy as a living document keeping updated with sectoral review of possible sustainable। मतलब यहाँ पे हर एक सेक्टर वाइज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे वर्क हो रहा है एशियान के कंट्रीज। ये चीज हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सेक्टर वाइज इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। ओके। एंड वी हैव इशूड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, हमने 16,000 करोड़ रुपयों का इशू किया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप। बट सिर्फ इतने से सारी चीजें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, एशियान की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। फिर और कौन सा है, ये न्यू काइनेशियन मॉडल को अपनाना पड़ेगा। ओके। क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस में जो आरबीआई ने बात कही है 17 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए हमें और भी रास्ते तलाशने होंगे, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा, बूस्ट देना होगा। ओके। और सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा, नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी जाके जो हमारा इकोनॉमिक मूव है वो टुवर्ड्स सस्टेनेबल आगे बढ़। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस इतना समझिए, इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना राइज टू 101 बिलियन वाइल एक्सपोर्ट स्टैग्नेट। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना पे वो उतना ही है, वो कांस्टेंट है। बट जो इंपोर्ट है, मतलब जो हम आयात कर रहे हैं, जो मंगा रहे हैं सामान चाइना से, वो बढ़ के $101 बिलियन पहुंच चुका है। जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स 43.9% है, मशीनरी 39.7%, टेक्सटाइल 38.2, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 26, ऑटोमोबाइल 26। ये है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में हम लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और टेक्सटाइल में। पिछले 15 सालों में 21 से 30% हमारा इंपोर्ट चाइना के साथ बढ़ गया, 21 to 30% हमारा चाइना के साथ इंपोर्ट बढ़ा है। ये आर्टिकल की सीधे ये एक स्टेटमेंट देता है एग्जाम में। ठीक है। द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैज इंक्रीज्ड टू 30%। तो कहेंगे जी हाँ, 30%। और ये रिपोर्ट किसकी है? जीटीआर, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की बात कर रहा है। और गुड्स इंपोर्ट चाइना से 2.3 टाइम्स फास्टर हुआ है इंडिया की इंपोर्ट से। मतलब अगर हम चाइना को एक सामान भेज रहे हैं, तो चाइना से हम 2.3 सामान मंगा रहे हैं। मतलब 2.3 टाइम्स सामान मंगा रहे हैं। मतलब अगर हम जितना इंपोर्ट करते थे ना, पहले पहले अगर हम एक इंपोर्ट करते थे, तो अब 2.3। ये चीज है, जितना तेजी से हम लोग उनसे इंपोर्ट बढ़ाए जा रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है।
इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो हम अपने वेलफेयर स्कीम्स पे, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे हमें सोचना पड़ेगा फोकस करने से पहले, क्योंकि वहां पे से ही पैसे काट के आप इम्पोर्ट्स पे लगा रहे हो ना। तो इस चीज को करना पड़ेगा हमें कम। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ $16 बिलियन और इम्पोर्ट 101। ये बहुत बड़ा फिजिकल डेफिसिट क्रिएट कर देता है, और पिछले 6 सालों में $387 बिलियन का फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी हमने ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ क्रिएट कर लिया, विच इज अ ह्यूज बर्डन फॉर इंडिया। और चाइना ऐसा देश है जो हमेशा हमारे साथ बॉर्डर इश्यूज में इन्वॉल्व रहा। ऐसे देश से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स करना, और या फिर किसी भी देश से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स करना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो चाइना का ये बहुत, अगर चाइना के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें, इट इज अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट फॉर चाइना कि वो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बन के उभर, ये दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। इंडिया को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, अपने यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ लेबर है, हमारे यहाँ लैंड है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज है, बस हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले, हम लोग भी ग्रो। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ इजराइल ईरान क्राइसिस। ये 3D व्यू देंगे आज। मतलब आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब ईरान इजराइल पे कोई आर्टिकल ना आए। मतलब अल्टरनेट डे पे तो आया ही आया है। उसी में से एक ये आज भी है। अब ये आज जो है, इस आर्टिकल का मेन फोकस है ईरान की बढ़ती हुई पावर। ईरान किस तरीके से उस रीजन में पावरफुल होते जा रहे। तो इस आर्टिकल का जो सबसे पहला पैराग्राफ एक पढ़ लेती है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है। इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सुन के मजा। ऐसा है कि 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि व्हाट वाज द थ्री ग्रेटेस्ट थ्रेट इजराइल वाज फेसिंग, और उनका जवाब था ईरान, ईरान, ईरान। अब आप सोचिए ईरान से कितना ज्यादा खतरा महसूस करता है इजराइल। और ये खतरा क्यों महसूस करता है इजराइल? ये खतरा इसलिए महसूस करता है बिकॉज ईरान इज ट्राइंग टू मेक इट्स न्यूक्लियर वेपन। और अगर एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो उस रीजन का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा, बिकॉज ईरान की एक बहुत बड़ी आर्मी है, लगभग 5-6 लाख लोगों की आर्मी है। ठीक है। और तो ये थ्रेट है, क्योंकि इसराइल एक काफी छोटा सा देश है, और ईरान मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेगा अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियर डील की बात ओबामा ने की थी, ट्रम्प ने उसको खत्म कर दिया। ट्रम्प ने कहा कि नहीं होगा ऐसा। फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन बनते गया, ईरान ने भी बहुत इसराइल ने भी बहुत लोगों को जो वहाँ के मिसाइल फैसिलिटीज में काम करते थे उनको मारा। बट अभी जो रिसेंट न्यूज हुई है कि 14 अप्रैल को ईरान ने बॉम्बिंग की इसराइल के ऊपर, और ये पहला अटैक है इसराइल के ऊपर किसी स्टेट एक्टर, मतलब किसी कंट्री का प्रॉपर अटैक, पहली बार। ये तो पहले हिजबुल्लाह कभी कर रहा है, कभी हमास कर रहा है, कभी हुती से करवाया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा। बट अभी ये डायरेक्ट अटैक, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के, एंड दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। क्या, वाई दिस इज अ सीरियस सीरियस सिचुएशन? बिकॉज अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है इसराइल इस लड़ाई में। बट जब ईरान से लड़ाई की बात आई तो यूएस ने सीधा कह दिया कि वी विल नॉट इंगेज विद ईरान, वी विल हेल्प इसराइल इन डिफेंडिंग, बट वी विल नॉट अटैक ईरान एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया में फालतू में वो फिर से एक युद्ध में involve। वो पहले अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होकर देख चुका है, वो पहले वियतनाम में इन्वॉल्व होकर देख चुका है, और अमेरिका को अभी अपने पैसे फालतू के नहीं खर्च, इसलिए वो नहीं होगा इन्वॉल्व। और उसके जो है पावर पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा, इसलिए वो नहीं करेगा। तो अभी दो चीजें अमेरिका कर रहा है। पहला, उसने इसराइल को पूरा सपोर्ट किया है कि तुम गाजा पे अटैक करो, पैसे दिए, हथियार दिए, अपनी फ्लीट्स लगाई, सब। और
डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के थ्रू दूसरी चीज वो क्या करे कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के थ्रू जो उसके नेबरर्स हैं इसराइल के, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग इसराइल के खिलाफ ना जाए, ईरान के सपोर्ट में ना जाए, फलस्तीन के सपोर्ट में अगर जाए भी तो ह्यूमनिटेरियन तरीके से जाए, ताकि जो रीजनल वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हमास के साथ चल रहा है, ये वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए अमेरिका ये चीज कर रहा है कि उससे और ज्यादा नुकसान उस एरिया में होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी उसके चलते अफेक्टेड होगी। और ये ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट ना हो, यही अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो सबसे ज्यादा यूएस को नुकसान। ठीक है, तो अमेरिका अपना नुकसान कभी होने नहीं देगा, सीधी सी बात। ठीक है। और इसमें वही कोर्स ऑफ एक्शन समझाया गया है कि दमास्कस में जो अटैक किया था, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन अपने पहले के सेशंस में की है, उसके बाद ईरान ने वहां पे बॉम्बिंग की, और ये बॉम्बिंग की जानकारी यूएस को थी, और यूएस ने लगभग 99% मिसाइल्स को हवा में ही खत्म करवा दिया। इसराइल को बता दिया, इसराइल स्वयं पे 1% मिसाइल भी नहीं गिरी, या 1% मिसाइल के आसपास ही गिरे, और कह दिया कि भाई डीएसलेट करो, मतलब हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, ईरान पे हम लोग इसराइल के साथ मिलकर अटैक नहीं करेंगे, दैट मीन्स इसराइल शुड डी एस्केलेट। ओके। अब इसराइल ऐसा देश है कि वो डी एस्केलेट तो जल्दी करता नहीं, क्योंकि पहले भी इसराइल ने ईरान के जो भी फैसिलिटी सीरिया में, उन पे बहुत बार रॉकेट हमले किए, लगभग 400 रॉकेट हमले किए। दूसरा, मोहसिन फखरीजादा, जो वहाँ का बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट था ईरान का, उसको नवंबर 2020 में इसराइल ने खत्म कर दिया, मार दिया। ठीक है। फिर सैयद राजी मौसावी, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का एडवाइजर था, वो सीरिया में दिखा, उसको भी मार दिया। बट ईरान उस समय चुप रहा। बट जब ईरान को मौका मिला, ईरान ने अपना बदला लेने की कोशिश की। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ईरान कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बनाने की। ठीक है। कुछ ही दिनों पहले ना वाशिंगटन पोस्ट, यूएस का ही एक न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल आया था, और उसमें था कि न्यूक्लियर वेपन अगर कोई बनाना चाहे तो उसको लगभग 5 बिलियन डॉलर रुपए और 6 महीने का टाइम चाहिए। ठीक है। इतने में कोई भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो आपको क्या लगता है, ईरान के पास इतने पैसे नहीं है? पैसे हैं। बट इसराइल अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ना बनने तो, और इसीलिए वो मौसिफ फखरीजादे को मारना हो, उसकी फैसिलिटीज बर्बाद करनी हो, या मौसवी को मारना हो, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का था, ये किए जा रहा है। बट इसराइल का ये अटैक तो अपनी जगह पे है, बट ईरान भी अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है। कैसे कर रहा है? पेशेंस के साथ कर रहा है, समय देख के कर रहा है, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहा है। देखिए उसके प्रॉक्सीज कौन कौन, हमास को वो फंड करता ही है, हौतीज जो है, हौती रिबेल्स, उनको वो फंड कर रहा है, हिजबुल्लाह को वो फंड कर रहा है। इनके थ्रू तो वो अटैक करवा ही रहा है ना आपके ऊपर। और अभी तो ईरान ने खुल के अटैक भी कर दिया इसराइल के ऊपर। सो ईरान इज नॉट सिटिंग क्वाइट, ईरान अपने लेवल पे काम किए जा रहा है, ये बस नजर नहीं आ रहा। ओके। ईरान ने ड्रोन सप्लाई किया रशिया को, कि आप यूक्रेन पे अटैक करो, ताकि रशिया से भी उसके रिलेशन बढ़िया बन जाए। चाइना के साथ भी अपना ठीक ठाक रिलेशन बना के चल रहा है, ताकि वो एक वेस्ट एशिया का पावर ग्रैब करने के बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का पावर ग्रैब करना चाहता है। ओके। एंड दैट इज द इशू, कि यूएस और इसराइल ये चीज नहीं करने देना चाहते हैं, बिकॉज अगर एक बार ये चीज हो, इन लोगों के हाथ से बात निकल जाए, फिर ऑयल हो, वेस्ट एशिया हो, इन सब पे से यूएस की पकड़ बहुत कमजोर है, और यूएस अपनी पकड़ कमजोर होने नहीं देना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 34,000 लोगों को गाजा में इसराइल ने मार दिया, और ये सब जो, ये बात हमने कई बार पहले भी डिस्कस कर ली। ओके। अब देखिए, इसराइल के, ईरान के बारे में मुझे यहाँ पे दो बात और, कि ईरान ऐसे हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, बट
पहली एक लौता देश है जो अमेरिका की फैसिलिटीज पे बार बार अटैक करता है, और फिर भी शांत है अमेरिका इसके। कैसे? 2019 में ड्रोन अटैक हुआ सऊदी की ऑयल फैसिलिटी। सऊदी को डायरेक्ट सपोर्ट किसका है? यूएसए का। उसकी ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया, लगभग देश की आधी इकोनॉमी जिस ऑयल फैसिलिटी से चलती है वहां पे अटैक किया, वहां पे तबाही मचवाई। उसका कुछ नहीं हुआ। ईरान पे कोई थोड़े सैंक्शंस लगे, वो सब अलग की चीजें हैं, बट कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ दी इराक में, जो अल असद एयर बेस था यूएस का, उसके ऊपर। जब कासिम सुलेमानी को यूएस ने मारा था उसके बाद 12 मिसाइल वहां पे चली। वो लगी कितनी, नहीं लगी कितनी, बर्बादी हुई, वो बात की बात है। बट अटैक किया अमेरिका के ऊपर, इट वॉज अटैक ऑन यूएस। ठीक है। और फिर भी इतना बड़ा नुकसान ईरान को नहीं हुआ। और अभी इसराइल के ऊपर एक रिसेंट अटैक, ये चीज प्रूव करती है कि वेस्ट एशिया में ईरान अपनी पावर को बढ़ा रहा है। इस तरीके से आज का हमारा ये एडिटोरियल डिस्कशन ओवर होता है, खत्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई फीडबैक देना हो, बुरा लगा हो, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जाननी हो, या आपको कोई बात अपने ओर से बतानी हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी कल के न्यूज़पेपर के साथ फिर इसी टाइम पे मैं मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, और जय शंकर।